पटना में बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों की सड़कों पर आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पप्पू यादव ने बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद की उनकी तरफ से कॉल दी गई। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में बंद का ऐलान किया गया है। बीपीएससी एग्जाम फिर से कराने की मांग की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटना में आज सुबह कई जगहों से आगजनी की खबरें भी सामने आ रही हैं। दुकानों और गाड़ियों में भी कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है। खबरें ये भी सामने आ रही हैं। अशोक राजपथ पर आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई जगहों पर प्रोटेस्ट निकाला गया है। पप्पू यादव ने आज बिहार बंद की कॉल दी थी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव लगातार वो कह रहे हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों की डिमांड पूरी होनी चाहिए। वो उनकी मांगों के साथ हैं और पप्पू यादव के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पटना की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़कों पर हंगामा हो रहा है। आज पप्पू यादव ने बिहार बंद बुलाया है। आगजनी और बवाल मचा हुआ है। सड़कों पर आगजनी भी की गई है। और तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पप्पू यादव खुद आज लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज के इस बंद को लेकर के उन्होंने ऐलान पहले भी किया था। अब इसी से जुड़ी पटना से हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीपीएससी पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर बिहार में 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां अपना अपना आंदोलन कर रही हैं। आज बिहार बंद का आह्वान पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाकबंगला चौराहे पर। देखिए, डाकबंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। जो छात्र शक्ति के बैनर तले जो पप्पू यादव के समर्थक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने चारों तरफ से ये जो डाकबंगला चौराहा है ये पूरी तरह से जाम कर दिया है। हालांकि पप्पू यादव अभी तक सड़क पर नहीं उतरे हैं। इसके पहले आप देखें कि पटना विश्वविद्यालय के पास आगजनी की गई थी, लेकिन यहाँ पर देखिए सड़कों पर छात्र बैठ गए हैं। री एग्ज़ाम, बीपीएससी री एग्ज़ाम ये मांग है और पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं बल्कि छात्र युवा शक्ति के बैनर तले ये आंदोलन किया गया है। आप देखिए ये डिप्लॉयमेंट देखिए, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी सुबह से यहाँ पे किया गया था। और पप्पू यादव हालांकि अभी तक सड़क पर नहीं उतरे हैं, लेकिन फिलहाल जो छात्र युवा शक्ति के बैनर तले पूरा डाकबंगला चौराहा चारों तरफ से जो कुछ देर पहले तक सुचारू रूप से चलती हुई ट्रैफिक यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से ये जाम कर दिया गया है। तो रुपेश कुमार की थोड़ी देर पहले की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव प्रदर्शन में कफन ओढ़कर पहुंचे। टीवी 9 संवाददाता रुपेश ने उनसे बात की, सुनिए। देखिए, आज बिहार बंद है और बिहार बंद का आह्वान पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव अपने समर्थकों के हुजूम के साथ इनकम टैक्स से डाकबंगला चौराहे की तरफ। ये क्या है पप्पू जी? ये रामनामी राम सत्य है, सबका यही गत्य है। जो आया है सो जाएगा, जो लूटा है सो मरेगा। ये कफन पहन के क्यों आए हैं? जो मारा है बिहार को वो भी मरेगा। क्या चाहते हैं? ये एग्जाम की स्टूडेंट नदारद है, लेकिन पेपर लीकआउट ना हो, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन फेयर हो और न्यायिक जांच हो, इंक्वायरी हो। स्टूडेंट नदारद हैं, जो परीक्षार्थी हैं बीपीएससी के, वो नहीं है आंदोलन में किसी के भी। बिहार तक सब है, सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे। कौन उससे हमको नहीं मतलब है, छात्र हैं। हमें री एग्जामिनेशन की जरूरत है। सरकार सुन नहीं रही है पप्पू जी, सरकार सुन नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट इंटरवेनर बने हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। आज बिहार जनता ने बंद किया है, आगे सदन नहीं चलने देंगे। और छात्रों के बंद के दौरान अजीबोगरीब तस्वीर भी देखने को मिली है। ऐसे छात्र भी बीपीएससी की परीक्षा दोबारा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए जो 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पढ़ते हो? हाँ। कौन क्लास में? 9th में अभी। 9th में? हाँ। आंदोलन करने आ गए? हाँ। तो कि क्या डिमांड क्या है? अभी री एग्जाम के लिए अब दोबारा हुआ, ये सब हुआ है। री एग्जाम बीपीएससी का और किसका? बीपीएससी मतलब क्या होता है? मतलब जान के क्या होगा? अभी हम 12th में हैं।
हम अगले साल देंगे। तो अभी से जब ये हाल रहेगा तो क्या में हो तो वो अगले साल कैसे दोगे? ग्रेजुएशन करोगे तब ना दोगे। तो होगा, क्या बोलता है, ग्रेजुएशन के साथ भी दे सकते हैं। हाँ, ग्रेजुएशन में जाओगे तब ना दोगे। तो वही अगले साल बीपीएससी का क्या होता है फुल फॉर्म? क्या बोलते हैं, बिहार पुलिस सर्विस, क्या बीपीएससी का ना, बिहार पुलिस सर्विस कमीशन। पुलिस, हाँ, पब्लिक। और जो ज़्यादातर जो आंदोलनकारी हैं वो डाक बंगला चौराहे पर नीचे ज़मीन पर बैठ गए हैं। पूरी तरह से ये डाक बंगला चौराहे पे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से जाम किया गया है। हालांकि छात्र कम ही हैं यहाँ पर। पप्पू यादव के समर्थन में जो छात्र हैं, जिनको कईयों को तो बीपीएससी का मतलब भी पता नहीं है, लेकिन बीपीएससी री एग्ज़ाम की मांग हो रही है। और देखिए, दिल्ली से अहम खबर है। कल दिल्ली में राहुल गांधी की रैली से पहले कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कांग्रेस के एक्स हैंडल से पोस्ट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि केजरीवाल के झूठ की होगी करारी हार, दिल्ली की जनता चुनेगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने के लिए वीडियो संदेश भी जारी कर दिया है। सुनिए। केजरीवाल ने झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को ठगा है। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, आज तक साफ नहीं हुई। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, आज पूरी दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। केजरीवाल ने कहा करप्शन नहीं होने देंगे। हालत ये है कि आधी पार्टी जेल जा चुकी है। कहा था दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करेंगे। सच्चाई ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बर्बाद कर दी। साफ है कि केजरीवाल ने। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक कुमार बहुत कुछ बदल गया है। डायरेक्ट अटैक अब अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अजय माकन ने एंटी नेशनल कहा था अरविंद केजरीवाल को, जिसके बाद उनकी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई थी और केंद्रीय नेतृत्व ने दूरी बना ली थी और दिल्ली कांग्रेस ही लगातार हमलावर थी आम आदमी पार्टी पर, केजरीवाल पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केजरीवाल ने अशोक गहलोत से लेकर तमाम बड़े नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमले बोले, जिसके बाद कांग्रेस नेतृत्व में ये तय हुआ कि अब हम भी लगातार हमलावर रहेंगे। हालांकि ये जरूर तय हुआ है कि एंटी नेशनल या कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जाएगी, लेकिन केजरीवाल पर, केजरीवाल की नीतियों पर कांग्रेस हमलावर होगी। और 13 तारीख यानी कल राहुल गांधी की जो सीलमपुर में रैली होनी है, उससे ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ये जो वीडियो जारी हुआ है, इसमें राहुल गांधी की तस्वीर भी है। वो काफी कुछ बता रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी और उसकी नीतियों पर भी हमलावर रहेगी। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी हमला बोलेगा। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। और अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी झुग्गी तोड़ने का प्लान बना रही है। 5 साल में बीजेपी सारी झुग्गी तोड़ देगी। बीजेपी ने 3 लाख लोगों को बेघर किया है। जब तक झुग्गी वालों के पक्के मकान नहीं बन जाते हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कहा। अमित शाह जी, आप झुग्गी वालों के लिए कल बड़े बड़े वादे करके गए, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे, हम मकान देंगे। ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर आपने जितने झुग्गी वालों को बेघर किया है, जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, वो सारे कोर्ट में है। सारे कोर्ट के केस अगले 24 घंटे में वापस ले लो। निचली अदालत में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली के जितने झुग्गी वालों के खिलाफ तुमने केस कर रखे हैं, सारे केस वापस ले लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि 10 साल में जितनी झुग्गियां हमने तोड़ी हैं, उनको वापस लाके वहीं बसाएंगे जहां से झुग्गियां तोड़ के हमने हटाई थी। केजरीवाल तो लोगों के लिए है, केजरीवाल के लिए चुनाव इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था, उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। और अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के शकूर बस्ती से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां रहने वाले लोगों को केजरीवाल के वादों पर कितना भरोसा है, देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट। सुना आपने अरविंद केजरीवाल को? हाँ, क्या बोले वो?
बोले झुग्गी झोपड़ी वाली से प्यार है, वोट देना और सहायता देंगे। हाँ। यही सब बोले हैं। लेकिन वो बातें तो बीजेपी भी बोल रही है। हाँ, वो तो वोट के लिए सभी बोलते हैं। हाँ, तो किसके वादों पे आपको ज्यादा यकीन है? हम तो केजरीवाल पे ही देंगे। अच्छा। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि जमीन का टेंडर हो चुका है, जैसी 8 तारीख आएगी 8 फरवरी, हाँ। आपकी जमीन तोड़ दी जाएगी, झुग्गी तोड़ दी जाएगी। वो तो देखी जाएगी बाद में। हाँ। वो देख लेंगे वो जब होगा। वो ये कह रहे थे 2015 में भी बचाया, आए थे हाँ, बचाने? हाँ, आए थे। आए थे? 12 बजे रात के खाना पीने साथ आया, कम्बल उमल सब दिए, अपना से बैठ के गए सबके अगर खाना। नहीं आते टूट जाती। हाँ तो तोड़ तो दिया था, खाना उना देने आया था। 12 बजे रात के यहाँ पर पहुँचा, सबका कम्बल दे, सबके खाना दिया। अगर केजरीवाल नहीं रहता तो झुग्गी रहता भी नहीं। टूट जाता। हाँ, वो कई बार 2015 में बचाया, कई बार टूट चुका है, 15 भी टूटा है। वो आकर के फिर बचाए, तिरपाल उरपाल सब कुछ दिया है यहाँ पे। तो किससे उम्मीद है, कौन बचाएगा अब आपको? अब तो जो बचा ले, केजरीवाल बचाए चाहे वो बचाए। हाँ। और केजरीवाल के आरोप के बाद बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के एजुकेशन व्यवस्था पर क्या कहा, सुनिए। इन्होंने अपनी जब सफलता के बारे बात की, अपनी सक्सेस के बारे, उन्होंने कहा वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासरूम्स एंड नॉट स्कूल्स। स्कूल तो एक फिजिकल, अगर आप किसी एक स्कूल में क्लासरूम बढ़ा दें तो ये क्लेम कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने क्लेम किया कि हमने 20,000 कमरे बनाए जब से हम सत्ता में आए। अभी इसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट जो दिल्ली सरकार को दी गई 2020 में, ये जो अपनी काउंटिंग कर रहे थे इसमें टॉयलेट्स को भी क्लासरूम मान रहे थे। अच्छा, और सुनिए ये सीवीसी रिपोर्ट क्या कहती है, पृथ्वी जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 4027 क्लासरूम्स बने पर पेमेंट इन्होंने ली 7,137 की। क्लासरूम 20,000 नहीं बनाए 4,027 और पेमेंट ली इन्होंने 7,137 की। और कल दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा था कि केजरीवाल झुग्गी तोड़ने के मामले में झूठ फैला रहे। दिल्ली में बीजेपी और आप के बीच कभी राजमहल और शीश महल पर तकरार हो रही है तो कभी झुग्गी के मुद्दे पर संग्राम मचा है। कल दिल्ली में झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर झुग्गी के मामले में गुमराह करने का आरोप लगाया। झूठ पर झूठ बोल रहे, झुग्गी वालों को कह रहे हैं कि आप झुग्गी तोड़ दी जाएगी। केजरीवाल जी, हमारे मन में तो गरीबों के लिए संवेदना है। नरेंद्र मोदी जी ही है जिनके राज में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर आ गए। 3 करोड़ 58 लाख लोगों को घर मिला। और 10 साल आपकी सरकार न होती तो झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल भी गया होता। अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, जिनकी 5 फरवरी को आपदा का अंत होने वाला है। अमित शाह ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से लड़ने का वादा करके लोगों को धोखा दिया, जबकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली में चुनावी रणनीति के बीच आज वीरेंद्र सचदेवा झुग्गी में नजर आए। यहां उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। दिल्ली की चुनावी सियासत के बीच आज बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नेहरू कैंप झुग्गी क्लस्टर आईपी एक्सटेंशन के बच्चों और लोगों के बीच अपना जन्मदिन मनाया। सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने गरीब झुग्गी वासियों को सिर्फ भड़काया है। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया। जिस तरह से झुग्गी वालों के लिए उन्होंने कितने साल से हम इनको देख रहे हैं, आज भी ये कहते हैं कि उन्हीं हर बार आते हैं, चुनावी वादे करते हैं, चले जाते हैं, या इनको भड़काने का काम करते हैं, इनको डराने का काम करते हैं कि झुग्गी तोड़ दी जाएगी, ये कर दी जाएगी। मोदी की गारंटी है हर गरीब की छत पक्की होगी, हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार उनके जीवन स्तर को सुधारेगी। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि इस बार केजरीवाल के धोखे में नहीं आएंगे। अरविंद केजरीवाल लोगों के नजर में एक फ्रॉड, एक दिल्ली को धोखा देने वाला, बिहारियों को गाली देने वाला व्यक्ति केजरीवाल को इस बार लोग बताएंगे।
और इस बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर भी आमने सामने हैं। आज फिर दोनों पार्टियों ने पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर हमला किया। इस पोस्टर वॉर में अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जंग में इस बार सोशल मीडिया का पुरजोर इस्तेमाल हो रहा है, जहां बीजेपी और आप में पोस्टरबाजी का खेल चल रहा है। बीजेपी ने नया पोस्टर जारी करते हुए केजरीवाल पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया और लिखा कि आपदा की टोली ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी इस बार अपने पोस्टर में कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी पर प्रहार किया। पोस्टर में बिधूड़ी को गालीबाज सीएम उम्मीदवार बताया गया। बिधूड़ी ने हाल ही में आतिशी और प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आप और बीजेपी के पोस्टर वार के बीच अब कांग्रेस भी आ गई है। दिल्ली में कांग्रेस को अलग थलग करने के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बीजेपी का मोहरा बताया और गृह मंत्री अमित शाह के साथ कांग्रेस के कुछ नेताओं का पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर में अमित शाह शतरंज की बिसात बिछाए हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली के चुनावी शतरंज में कांग्रेस बीजेपी का मोहरा बन चुकी है। इस पोस्टर में कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, अजय माकन, अलका लांबा और कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से 40 लाख रुपए दान देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में उन्होंने कई हजार करोड़ के फ्लाईओवर और स्कूलों के उद्घाटन किए हैं। वो चाहती तो भ्रष्टाचार से 40 लाख रुपए आसानी से उगा सकती कि जो 40 लाख रुपए मुझे चाहिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, मेरी आज दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील है कि वो सामने आए और इस क्राउड फंडिंग कैंपेन में मुझे सपोर्ट करें। इस क्राउड फंडिंग कैंपेन का लिंक है atishi.amadmiparty.org। आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से इस पे डोनेट कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो 1000 रुपए डोनेट करिए, आप चाहें तो उससे ज्यादा पैसे डोनेट करिए, पर आपके इसी सपोर्ट से मैं कालकाजी विधानसभा में अपना चुनाव लड़ूंगी। देखिए, गलत तरीके से पैसे इकट्ठे करना बहुत आसान है। 40 लाख रुपए एक मुख्यमंत्री के लिए गलत तरीके से इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। दिल्ली का 77,000 करोड़ का बजट है। 40 लाख रुपए उसका 0.0005% है। और दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने अब तक 58 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बाकी सीटों पर मंथन जारी। बीजेपी प्रत्याशियों की इस दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पार्टी में शामिल हुए कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। करावल नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके कपिल मिश्रा को इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर कपिल मिश्रा को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने दिवंगत पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे और प्रवक्ता हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट दिया। तो वहीं लक्ष्मी नगर से सिटिंग विधायक अभय वर्मा पर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। चांदनी चौक से सतीश जैन, शकूर बस्ती से करनैल सिंह और बलीमारान से कमल बागड़ी को टिकट दिया गया। इसके अलावा मटियाला से संदीप सहरावत और द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची में 5 महिलाओं को भी टिकट दिया, जिसमें मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर विधानसभा सीट से उर्मिला कैलाश गंगवाल, तिलक नगर से श्वेता सैनी, नजफगढ़ से नीलम पहलवान और कोंडली विधानसभा सीट से प्रियंका गौतम को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि बाकी बचे 12 उम्मीदवारों में से 2 से 3 सीटें बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू और एलजेपी को दे सकती है। इस तरह से बीजेपी की 9 से 10 उम्मीदवारों की और लिस्ट आएगी। यूपी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले दिनों एक प्रिंसिपल से लूटी गई कार भी उनसे जब्त की गई है। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जिस कार की तलाशी ली जा रही है, उसे पुलिस ने बदमाशों से जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक ये कार बदमाशों ने कुछ दिन पहले कृष्णा नगर के एक प्रिंसिपल को अगवा कर लूटी थी। पुलिस ने इस कार से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कर ली गई है। कुछ दिन पूर्व यहाँ एक डॉक्टर के सिंह का जो है वो जहर खुनानी करके और उनका बहा करके उनसे कुछ पैसे लिए गए थे। उसी क्रम के ये 2 बदमाश हैं, जिनकी पहचान एक अजय और दूसरी कमलेश, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, उनके रूप में हुई। और साथ ही वो कार भी बरामद हुई, जिसमें डॉक्टर साहब को ले जाया गया था। पुलिस के मुताबिक इस कार में सवार तीसरा बदमाश मुठभेड़ के दौरान भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है।
घटनास्थल पर देख सकते हैं कि बदमाशों के तमंचे पड़े हैं, गोलियां भी देखी जा सकती हैं। पुलिस ने इन्हें जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अब पकड़े गए लोगों पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जो नशाखुरानी गिरोह से जुड़े थे और लूटपाट किया करते थे। और लखनऊ के साथ यूपी के 3 और जगहों पर कल पुलिस की अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें कई अपराधी रहम की भीख मांगते नजर आए। आज गलती ना होगी जनाब, आज के बाद गलती ना होगी बिल्कुल भी। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद ये अपराधी गिड़गिड़ा रहा है। गोकशी का ये आरोपी है शानू। बुलंदशहर की पुलिस ने इसे चेकिंग के दौरान पकड़ा है। इस पर 10,000 रुपए का इनाम था। जमीन पर पड़ा ये कट्टा और मोटरसाइकिल देखिए। पुलिस को देखते हैं इस मोटरसाइकिल से भागते हुए गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई के बाद ये घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर इसका एक साथी भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। अपराधियों से एनकाउंटर की दूसरी घटना कानपुर की है, जहां कानपुर की पनकी पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर के दौरान इन अपराधियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला भी किया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक कार, एक बाइक और 2 तमंचे सहित नकद रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। औरैया पुलिस और एसओजी की टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 25,000 के नामी बदमाश राजदीप राजावत को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक इटावा की तरफ से आ रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल को रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। मुठभेड़ के दौरान राजावत का ये एक साथी भागने में कामयाब रहा। और पूर्वी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे की ये तस्वीर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके की है। इस हादसे में एक टैक्सी चालक और एक महिला की मौत हो गई। देर रात हुआ यह हादसा कितना भयानक था, तस्वीरें जाहिर कर रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कार एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है और चीख पुकार मची है। इस भीषण हादसे को लेकर पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान सुमन धूपरा और कैब चालक अर्जुन सिंह सोलंकी के तौर पर की गई है। सुमन अपने पति संजीव धूपरा के साथ कहीं घूमने जा रही थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली से नोएडा की ओर जा रहे एक बोलेरो कार चालक ने डिवाइडर फांद कर दूसरी ओर आ रही 2 कारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद एक कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे में घायल संजीव की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बोलेरो से एक बलेनो गाड़ी भी टकरा गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गया। हादसे के पीड़ित आकाश बसीसिया के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी बोलेरो ड्राइवर की तलाश जारी है। और महाराष्ट्र के सोलापुर में एक यात्री ट्रेन पर हमला किया गया। इस हमले में कुछ यात्रियों को चोटें भी आईं। ट्रेन पर हमले का ये वीडियो महाराष्ट्र के सोलापुर का है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि खड़ी ट्रेन के दौरान लोगों के बीच अफरा तफरी मची है। ट्रेन की खिड़की टूटी हुई है। इस बीच आप प्लेटफॉर्म पर खिड़की के टूटे हुए शीशे के टुकड़े भी देख सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि 10 दिन में दूसरी बार सोलापुर मंडल में रेल पर पथराव की घटना सामने आई है। मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस पर पारेवाड़ी और वाशिम्बे के बीच इस ट्रेन पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव किया, जिसमें कई लोगों को चोटें भी लगी हैं। रेल यात्रियों का कहना है कि इस पथराव में विकलांग डिब्बे में बैठे एक यात्री को भी चोट लगी है। घायल व्यक्ति की पहचान अनिकेत लुहमुने के रूप में हुई है। वो पुणे के कुर्दुवाड़ी जा रहे थे। हालांकि इस पथराव में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पथराव से यात्रियों में डर का माहौल है। सोलापुर लोह मार्ग पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। इससे कुछ दिन पहले वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हुई थी, जब मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस पर अज्ञात हमलावरों ने पथराव किया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा और महाराष्ट्र के भिवंडी से आग लगने की खबरें सामने आई है, जिसमें भारी नुकसान की आशंका है। भिवंडी के खंडूपाड़ा इलाके में दुकानें जलकर खाक हो गई। यह आग फर्नीचर और स्क्रैप के गोदाम में लगी, जहां रखा फर्नीचर, प्लाईवुड और प्लास्टिक का सामान राख हो गया। आग की लपटों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कैसे थे। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम को आग पर काबू पाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे में लाखों का नुकसान हो गया। अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तबाही का दूसरा वीडियो यूपी के ग्रेटर नोएडा का है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद इसमें धमाके शुरू हो गए। फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। ग्रेटर नोएडा के दुजाना बादलपुर थाना इलाके में हुई इस घटना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयावह थी, आग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया और एक बड़े हिस्से को अपने आगोश में ले लिया और पूरे इलाके में धुआं फैल गया। आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर काबू पाने में घंटों लग गए।
और उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की वजह से सैलानी भी खुश हैं और सेब की काश्तकारी करने वाले किसानों के चेहरे भी खिल गए। कश्मीर घाटी के साथ साथ अब पहाड़ों पर भी बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड के बड़े इलाकों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी औली में बर्फबारी हो रही है। औली में लगभग 1 फीट तक बर्फ जम चुकी है, जहां कल रात से बर्फबारी हो रही है। गढ़वाल का नजारा भी देखने लायक है, जहां रिजॉर्ट के आसपास 4 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। गढ़वाल के जंगलों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर दिख रही है, जहां 1 फीट मोटी चादर नजर आई। बर्फबारी का असर जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। लामरी में भी हल्की बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी के चेहरे खिले हुए हैं। इस बर्फबारी से काश्तकारों को भी अच्छी फसल की उम्मीद है, क्योंकि इससे सेब के पेड़ों में लगने वाले कीट पतंग खत्म हो जाएंगे। बर्फबारी की वजह से जोशीमठ से औली के 15 किलोमीटर रास्ते पर जगह जगह बर्फ जमी है। हालांकि इसकी वजह से वाहनों को औली तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन इस मुसीबत के बीच बर्फबारी का आनंद लेने औली में पर्यटकों की तादाद एक बार फिर से बढ़ने लगी है। देश की लाइफलाइन भारतीय रेलवे अब ज्यादा तेजी से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचा रही है। देश के करीब 20% रेल ट्रैक अपग्रेड हो चुके हैं, जिन पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद रेलवे के विकास पर बहुत जोर दिया है। रेलवे ट्रैक और सिग्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार अपग्रेड करने में जुटी है, ताकि स्पीड बढ़ाई जा सके। रेलवे के मुताबिक कुल 1.03 लाख ट्रैक किलोमीटर में से करीब 23,000 ट्रैक किलोमीटर अपग्रेड हो चुका है। इन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। 54,337 ट्रैक किलोमीटर 110 किलोमीटर प्रति घंटे लायक हो चुका है। मौजूदा वित्त वर्ष में 5,000 ट्रैक किलोमीटर को अपग्रेड कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे लायक बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 2,741 ट्रैक किलोमीटर अपग्रेड हो चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज के कुछ ट्रैक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लायक बन चुके हैं। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने में सक्षम है। रेलवे की कमाई भी अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच 4% बढ़ गई है। 2024 के शुरुआती 9 महीनों में रेलवे का कुल राजस्व 1.93 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल इन्हीं 9 महीनों से 7,674 करोड़ ज्यादा है। यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। और इसरो एक और गौरवशाली इतिहास रचने के करीब पहुंच गया है। इसरो ने जानकारी दी है कि डॉकिंग के लिए लॉन्च किए गए दोनों सैटेलाइट्स करीब 3 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं। इसरो ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इसरो ने कहा है कि अंतरिक्ष डॉकिंग के प्रयोग को सफलतापूर्वक करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। स्पेडेक्स के लिए भेजे गए दोनों उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट उपग्रह इस समय अच्छे हालत में है। स्पेडेक्स उपग्रह ने इस दौरान शानदार फोटो और वीडियो भी लिए हैं। इसरो ने कहा है कि दोनों उपग्रहों को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक पहुंचने का परीक्षण प्रयास किया गया। दोनों को सुरक्षित दूरी पर वापस ले जाया जा रहा है। इसरो अब डेटा का विश्लेषण कर रहा है, जिसके बाद डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि इस मिशन का उद्देश्य छोटे अंतरिक्ष यान का उपयोग करके अंतरिक्ष में डॉकिंग का प्रदर्शन करना है। इससे पहले स्पेडेक्स मिशन 7 जनवरी और 9 जनवरी को चूक गया था। अगर भारत स्पेडेक्स में सफल हो जाता है तो भारत ये जटिल प्रौद्योगिकियों में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे भविष्य के मिशन जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को उतारने में मदद मिलेगी। कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग अब कई शहरों को निगलने पर आमादा है। फायर फाइटिंग की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। ये वीडियो सांता मोनिका का है, जहां आग के बाद फैले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसमान से हेलीकॉप्टर और एरियल क्रू आग की लपटों पर पानी डाल रहे हैं, लेकिन लॉस एंजलिस में लगी आग बेकाबू हो रही है। इस आग ने पहले जंगलों को लीला और अब इसकी लपटें रिहायशी इलाकों को खाक कर रही है। इंसानों की आलीशान बस्तियां आग की आगोश में समाती जा रही हैं। अमेरिका में आग 35,000 एकड़ के इलाके में फैल चुकी है। 10,000 से ज्यादा घर खाक हो चुके हैं और 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। आग से अब तक करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री के नाम से मशहूर लॉस एंजलिस में लगी आग की चपेट में कई हॉलीवुड स्टार के घर भी खाक हो चुके हैं। अमेरिका में चल रही तेज हवाएं आग में घी का काम कर रही हैं। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेंटा एना हवा चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स में लगी आग के सिर्फ 8% हिस्से पर ही काबू पाया जा सकता है, जबकि अल्टाडेना इलाके के 3% हिस्से को ही बुझाया जा सका है।
और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 20 जनवरी को होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता दिया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस न्योते पर विदेश मंत्री जयशंकर 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। जयशंकर को ये निमंत्रण ट्रंप विंस उद्घाटन समिति की ओर से दिया गया है। इससे पहले दिसंबर में एस जयशंकर ने अमेरिका का दौरा भी किया था, जहां उन्होंने कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लिया था। इस दौरान जयशंकर ने अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग पर भी चर्चा की थी। उन्होंने ट्रंप टीम के कई लोगों से भी मुलाकात की थी, जिसमें अमेरिका के अगले NSA भी शामिल हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत अमेरिका संबंधों में किस प्रकार की नई दिशा देखने को मिलती है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन के साथ भारत का फोकस व्यापार असंतुलन कम करने, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने और इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने पर होगा। 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। महाकुंभ के लिए कुंभ नगरी पूरी तरह से तैयार है। कल पहले शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो रही है। इस बार 6 शाही स्नान होने हैं, जिसके लिए पूरे देश के साधु संत प्रयागराज पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आए हैं। यूपी सरकार ने उनके ठहरने के लिए सबसे बड़ा अस्थायी शहर बनाया है। यहाँ बनाए गए टेंट सिटी की सुंदरता देखने ही लायक है। TV9 भी इस महाकुंभ की महा कवरेज कर रहा है। हमारे कई सहयोगी लगातार महाकुंभ की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बुलेटिन में भी आपको कुंभ की हर छटा हम दिखाएंगे। और हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे प्रयागराज से, संगम नगरी से। प्रीति रघुनंदन हमारे साथ मौजूद हैं संगम तट से, साथ ही साथ हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति, पहला सवाल आपसे। आपके पीछे बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। स्टूडियो में बैठकर हम आस्था के इस महापर्व की जो शिद्दत है उसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन कल शाही स्नान है, आज वहां पर क्या तैयारियां हैं, जरा तस्वीरों के साथ अगर आप बता पाएं। कल पौष मास आरंभ हो रहा है और इस बीच 13 जनवरी से पहले ही क्या अद्भुत और अलौकिक नज़ारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम संगम तट पर मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखिए समीर, इस वक्त आप देखिए कि बहुत सारे लोग स्नान कर चुके हैं। अभी मौसम ने इस तरह करवट ली कि यहाँ पर बारिश की कुछ बूंदें भी पड़ी, वैसी ही बूंदें जो अमृत मंथन के दौरान कहा जा रहा है कि अमृत गिरा था। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का जो कलश लेकर भागे जयंत, और उसके बाद वो अमृत की बूंदें ऐसा लग रहा है कुछ कुछ महाकुंभ में पौष पूर्णिमा से पहले भी इस धरती पर गिरती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए वहाँ पर महिलाएं पुरुष, गजब की ठंड है समीर यहाँ पर, और इस ठंड के बीच देखिए अलग अलग जगह से लोग आए, फ्रेम में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो हम सीधे बात ही कर लेते हैं। मैम आप इधर आइए, आइए प्लीज कम। कहाँ से हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से, रायपुर। तो यहाँ आने का कार्यक्रम कैसे बना कि यहाँ कुंभ आना चाहिए? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा। तो क्या लग रहा है यहाँ जब पहुँचे आप तो कैसा महसूस हुआ? कुंभ की नगरी में एक अलग ही छटा दिखी, सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था जन्नत है, बढ़िया एकदम, हमारा तो दिल खुश हो गया। तो आप छत्तीसगढ़ से आई हैं और कुंभ आपने पहले कभी देखा है इससे पहले? देखा है। कहाँ का कुंभ देखा? यहीं का। यहीं का। तो पहले जो कुंभ आप आई थी उस कुंभ में और इस कुंभ में क्या अंतर देखा? बहुत अंतर है। क्या अंतर है जरा बताइए। अभी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है ऐसे तीर्थ स्थलों पर, लेकिन आपको लग रहा है कि इस बार बेहतर है? क्या बेहतर है जरा बताएं। महिलाओं के लिए है, कपड़ा चेंज करने के लिए हर चीज व्यवस्था की गई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं, आप यहाँ के लोकल हैं? कहाँ से आए? यहीं के हैं। कहाँ से? लोग नैनी अरेल से आए हैं। नैनी अरेल से। ये जो पुल आता है और सामने दिखती है पूरी गंगा दिखती है, यमुना दिखती है, तो आप तो बहुत सारे कुंभ देख पाए होंगे क्योंकि आप यहीं के हैं, तो एक बड़ा फर्क नजर आता है इस बार, बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है, हर चीज की सुविधाएं हैं दिया है। पौष पूर्णिमा के मौके पर आपने इतनी भीड़ देखी है, कहा जा रहा है 40 करोड़ लोग आने वाले हैं कुंभ में, तो 40 करोड़ के लोगों के लिए तैयार है कुंभ नगरी? बिल्कुल तैयार है, सभी लोग मिलकर तैयार हैं। और हमारे जो है विपिन, जैसा हम सुन रहे थे, जो स्थानीय लोग हैं प्रयागराज के, वो कह रहे हैं कि इस बार जो इंतजाम है वो बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं, टेंट सिटी का रूप दिया गया, अस्थायी शहर बनाया गया है। किस तरीके की तैयारियां हैं जिससे किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो?
जी हाँ, बिल्कुल तैयारियां महाकुंभ में बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है और ये महाकुंभ है इसलिए हर चीज ऐसी पुख्ता की गई है कि आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो। एक बार तस्वीरें और फिर कुछ भारत के अलग अलग हिस्सों से आए गए लोगों से मैं बातचीत करवाऊंगा। देखिए संगम के किनारे साइबेरियन पक्षियों के बीच में इस वक्त नावों पर सवार होकर जो श्रद्धालु हैं कैसे यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और इसे अमृत स्नान कहा जाता है। जैसा प्रीति ने जिक्र किया, समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत कलश से जो बूंदें गिरी वो महाकुंभ में माना जाता है। ये वही अवसर है, खगोलीय घटना मानी जा रही है और ये वो अवसर है। सिर्फ 12 साल बाद में ये सहयोग ऐसा बन रहा है कि ऐसा लग रहा है 144 साल पुराना सहयोग दोबारा बना है। लिहाजा भारत के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं और एक महिलाओं की टोली है। और देखिए हिंदुस्तान के किस कोने से आए, कहां से आए आप लोग? आवाज बहुत धीरे, कहां से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से। दर्शन वर्शन स्नान हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। कितना पैदल चलना पड़ा ये बताइए? 7 किलोमीटर। सबके चेहरे थके हुए लग रहे, थके क्या आप लोग? बहुत कलकत्ता से। थक गई हैं क्या आप? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना पैदल चलना पड़ा? बहुत ज्यादा। बहुत मुश्किल से मिली? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल। लेकिन गंगा मैया को देख के थकान दूर हुई कि नहीं हुई? हाँ जी, हाँ जी, हो गई। अब स्नान करने की तैयारी है? हाँ जी, हाँ जी, तैयारी है। ये पंजाब वाले आए हैं तो कुछ गाना वाना रास्ते में गुनगुनाते हुए आए हैं। कौन सा गाना गा रही हैं? हर हर गंगे। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले कौन सा गाना गुनगुना रहे थे आप लोग? ये गंगा मैया मामा मोतिया दे हार, गंगा मैया मामा मोतिया दे हार, मोतिया दे हार, मोतला दे हार, मोतिया दे हार, फुल्ला दे ओ गंगा मैया पामा मोतिया दे हार, गंगा मैया पामा मोतिया दे हार, गंगा मैया पामा मोतिया। बहुत सुंदर, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बज जाए। तो आप पंजाब के पठानकोट से आई हैं, पहली बार गंगा स्नान कर रही हैं? तीसरी बार। तीसरी बार, तीसरा कुंभ है ये? तीसरी बार आए हैं, तीसरी बार। तो पहले के कुंभ से इस बार का कुंभ कैसे अलग है? बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। हमारी सहयोगी प्रीति रघुनंदन भी इस वक्त मौजूद हैं और उनके साथ भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। प्रीति, अगर आप भी बात कर पाएं, जो इस वक्त वहां पर व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं लोगों को, उससे जो आम लोग वहां पर पहुंचे हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं, वो कितने खुश हैं? आप यकीन नहीं मानिएगा कि यहाँ पर मुझे लगता है कि देश के हर हिस्से से, विदेश में जहाँ जहाँ सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है वहाँ से, और लोकल लोग बहुत एक्साइटेड है। ये पूरा परिवार प्रयागराज का है। ये हमारे साथ हैं मौजूद महिला। आपका नाम क्या है? उमा ओझा। उमा, आप यहीं की रहने वाली हैं? जी हाँ, यहीं प्रयागराज। आपकी बेटी है, बेटा है? ये सिर्फ 4 महीने की है। देखिए 4 महीने की बच्ची को लेकर कुंभ नगरी में संगम के तट पर लेकर आई हैं और ठंड जबरदस्त है। कम ठंड नहीं, आपको डर नहीं लगा कि ठंड लग जाएगी? ठंड है बट गंगा मैया की एक्साइटमेंट थी तो आ गए। तो गंगा मैया ने से प्रार्थना क्या की है अम्मा? यही सब, विश्व का कल्याण हो, शांति हो, सब सुखी हम सुखी। आपने तो बहुत कुंभ देखे होंगे, ये वाला कुंभ कैसे अलग दिख रहा है? बहुत अच्छा है। क्या कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं, एक आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? भव्या ओझा। भव्या, ये बताइए कि आप कुंभ देखने पहली बार आई हो या इससे पहले भी कोई देखा है आपने या कुछ सुना है? किसी तरह के तीर्थस्थल पे गई हो आप? नहीं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत मजा आ रहा है। क्या मजा आ रहा है आपको? क्या पता है ये कुंभ के बारे में, कुछ जानते हो आप? मुझे ये पता है कि यहाँ पे गंगा जी हैं। यहाँ पे गंगा जी है। और ये आपके हाथ में क्या है? ये सब क्या है? ये कैलेंडर है। क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर डेट है। डेट? किस चीज की डेट है पता है आपको? जो व्रत पूजन होती है ना, जो अनुष्ठान की तारीखें होती हैं, वो इस कैलेंडर में। और ये वाले हाथ में तो क्या ये है? महाकुंभ की तैयारियां हैं जिसके बारे में हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, इतना अनोखा अद्भुत संयोग है महाकुंभ का। कल से इसकी शुरुआत होने वाली है, शाही स्नान होगा और हम देख रहे हैं कि उत्साह बहुत ज्यादा श्रद्धालुओं के बीच, चाहे वो बच्चे हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो या फिर साधु संत हो, सब में उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, यहाँ जो आता है वो पूरे उत्साह से भरा हुआ है अंजलि। और कलर्स ऑफ कुंभ, कुंभ को रंगों का महापर्व कहा जाता है। और देखिए कैसे कैसे रंग है। देखिए यहाँ पर फूल है, दिया है, भूजा है, लैया है, चना है, सब कुछ है। गंगा मैया को ले जाने के लिए गैलन है और बहुत सारे चारों तरफ श्रद्धालु। वहां देखिए आपको वो नजर आएगा, मोर पंख नजर आएगा।
इसके अलावा यहाँ देखिए अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग सभ्यता संस्कृति सब कुछ चलकर, यानी ये सिर्फ संगम नहीं है, संगम भारतीय सभ्यता का भी है, संस्कृतियों का भी है, अध्यात्म का भी है, और तो और अलग अलग राज्यों और वहां की लोगों का भी है। एक बार रैंडमली लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं कहां से लोग आए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कहां से आए हैं। हम राजस्थान से आए हैं। कैसे कितने घंटे का सफर है राजस्थान से? 24 घंटे। 24 घंटे। तो क्या देखा यहाँ पे, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी और मोदी बढ़िया, मजा आया? अरे बहुत मजा। इंतजाम अच्छा है? बढ़िया। अरे मजा आ गया। स्नान हुआ? बहुत अच्छा। दो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो माँ? राजस्थान से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए पहले भी गंगा स्नान? बहुत शुक्रिया विपिन चौबे और प्रीति रघुनंदन, आप दोनों का।